हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी पोटेंशियल स्टैप की कि विभव सीधी क्या होती है। साथ ही हमने इसके लिए दो केसेस के बारे में बताया था कि जब कोई m मास का पार्टिकल इस प्रकार के पोटेंशियल फील्ड में जब मोशन करता है, अगर उसकी एनर्जी E से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो दो केसेस हमारे सामने होंगे कि यदि पार्टिकल की एनर्जी इस पोटेंशियल स्टेप की हाइट जो कि V0 है या तो उससे कम हो सकती है या पार्टिकल की एनर्जी V0 से ज़्यादा हो सकती है। अब क्योंकि हम यहाँ क्वांटम मैकेनिकली स्टडी कर रहे हैं तो हमारा मेन टारगेट इस टॉपिक में यह है कि हमें यहाँ यह कंक्लूड करना है कि दोनों केसेस मीन्स E इज लेस देन V0 और E इज ग्रेटर देन V0 के लिए पार्टिकल के लिए ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या होती है। देखिए, प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी E इज लेस देन V0 के केस की। ये हमारा पोटेंशियल स्टैप का शेप था जिसमें हमने इस पोटेंशियल स्टैप को दो रीजन्स में डिस्ट्रीब्यूट किया था। फर्स्ट रीजन के लिए हमने बोला था जब x की वैल्यू 0 से कम है उस केस में Vx की वैल्यू 0 के इक्वल है, एंड सेकेंड रीजन फॉर द लिमिट फॉर x इज ग्रेटर देन 0 और जिसके लिए पोटेंशियल Vx की वैल्यू थी V0 के इक्वल। अब हमने यह देखा था प्रीवियस वीडियो में E इज लेस देन V0 के केस के लिए। अगर हम यह क्लासिकली बात करते हैं तो अगर पार्टिकल की एनर्जी इस V0 से कम है तो उस केस में क्लासिकली तो पार्टिकल सेकेंड रीजन में जाना ही नहीं चाहिए, उस पार्टिकल का यहीं से रिफ्लेक्शन हो जाना चाहिए फर्स्ट रीजन में वापस से। बट जब हम क्वांटम मैकेनिकली इस प्रॉब्लम को जब हम स्टडी करते हैं और हमने जब इसको सॉल्व किया तो हमने यह ऑब्जर्व किया कि जब पार्टिकल की एनर्जी V0 से कम होती है उस केस में भी पार्टिकल के फर्स्ट रीजन से सेकेंड रीजन में ट्रांसमिट होने की कुछ ना कुछ पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी होती है। ये हमें क्वांटम मैकेनिकली हमें यहाँ ऑब्जर्वेशन मिली है। सो दिस वाज द फर्स्ट टाइप जिसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था E इज लेस देन V0 के लिए। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सेकेंड केस की, दैट इज द E इज ग्रेटर देन V0। अब देखिए, E इज ग्रेटर देन V0 का मीनिंग क्या है कि जो पार्टिकल यहाँ पे आ रहा है इस पोटेंशियल फील्ड में उस पार्टिकल की जो एनर्जी है वो V0 से ज्यादा है। अब क्लासिकली तो अगर हम देखते हैं तो हम ये कहेंगे कि पार्टिकल की एनर्जी V0 से ज्यादा है तो जो पार्टिकल यहाँ फर्स्ट रीजन में से आता हुआ सेकेंड रीजन में ट्रांसमिट हो जाना चाहिए, यानी कि उसके रिफ्लेक्शन की कोई भी चांसेस नहीं होने चाहिए। बट जब हम क्वांटम मैकेनिकली इस प्रॉब्लम को ट्रीट करते हैं तो हम यह देखेंगे कि पार्टिकल की एनर्जी V0 से ज्यादा होने के बावजूद भी पार्टिकल के वापस से फर्स्ट रीजन में रिफ्लेक्ट होने के कुछ ना कुछ पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी होती है। आज हम बात कर रहे हैं इस सेकंड केस के लिए E इज ग्रेटर देन V0, जिसके लिए हम यहाँ पे रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट दोनों के लिए फॉर्मूला डिराइव करेंगे और क्वांटम मैकेनिकली जो कंक्लूजन ड्रॉ होगा उसे हम यहाँ कंक्लूड करेंगे। So this is the second case when E is greater than V0. देखिए, अब हमने कहा है द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट पार्टिकल फ्रॉम लेफ्ट साइड इज E इज ग्रेटर देन V0। अब हमारा मेन टारगेट है यहाँ पे m मास के पार्टिकल के लिए हमें psi की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और क्वांटम मैकेनिक्स में हम मूविंग पार्टिकल से एसोसिएटेड वेव को वेव फंक्शन psi से रिप्रेजेंट करते हैं और psi को हम यहाँ फाइंड आउट करते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करते हुए। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सबसे पहले हम यहाँ पे दोनों रीजन्स के लिए हम श्रोडिंगर्स इक्वेशन लिखेंगे और वो श्रोडिंगर इक्वेशन हम यहाँ ले रहे हैं टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। एज वी नो दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ द श्रोडिंगर इक्वेशंस,
टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन एंड टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। सो हम यहाँ पर टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन लिखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम राइटिंग हियर टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर बोथ द रीजंस। सो फर्स्ट रीजन में हमने कहा है जब x की वैल्यू 0 से कम है तो vx की वैल्यू 0 के इक्वल है। और टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन होती है d2 psi over dx स्क्वायर प्लस 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर इंटू e माइनस v इंटू psi इज इक्वल्स टू दी 0। बट क्योंकि यहाँ पे v की वैल्यू 0 है और हम यहाँ पे फर्स्ट रीजन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, सो इसीलिए I am writing here d2 psi 1 x over dx square plus 2m upon h cross square e psi 1 x that is equals to the 0। जब हमें सेकेंड रीजन के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन लिखनी होगी, for that reason x is greater than 0 and v is equals to the v naught, and श्रोडिंगर इक्वेशन will be take the form of d2 psi 2 x over dx square plus 2m upon h cross square e minus v naught psi 2x is equals to the 0। अब क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो पार्टिकल की एनर्जी है E वो भी एक कांस्टेंट है और जो पोटेंशियल स्टेप है जिसकी हाइट v नॉट है वो भी कांस्टेंट है, तो हम यहाँ पे इन पैरामीटर्स को एक सिंप्लीफाइड कांस्टेंट से रिप्लेस करते हैं। सो हमने यहाँ पे यूज लिया है 2m e अपॉन h क्रॉस स्क्वायर की जगह हमने लिखा है k स्क्वायर। सो k स्क्वायर इज इक्वल टू दी 2m e अपॉन h क्रॉस स्क्वायर and 2m upon h cross square e minus v naught is equals to the beta square. Further, k will be equal to the under root of the 2m e upon h cross square and beta will be equal to the under root of 2m upon h cross square e minus v naught। इन कांस्टेंट से हमारी इक्वेशन नंबर 21 एक सिंप्लीफाइड फॉर्म। सो 23 and 24 will be the differential equation in second and first reason। So d2 psi 1 x over dx square plus k square psi 1 will be equals to the 0 and d2 psi 2 over dx square plus beta square psi 2 will be 0। अब क्योंकि हमारे को यहाँ पर एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मिली है तो उसका सॉल्यूशन हम यहाँ लिख सकते हैं psi 1 x will be equal to the a e raised to the power iota kx plus b e raised to the power minus iota kx। Similarly for psi 2 it will be equal to the c e raised to the power iota beta x plus d e raised to the power minus iota beta x। अब क्योंकि हम यहाँ पर यह कह रहे हैं कि x is greater than 0 जो कि एक सेकेंड रीजन है और साथ ही पार्टिकल की एनर्जी v नॉट से ज्यादा है, तो उस केस में वेव का रिफ्लेक्शन तो यहाँ हो नहीं सकता है। हमने प्रीवियस वीडियो में ये डिस्कस किया था, ये जो टर्म है a e raised to the power iota kx ये शो करती है फर्स्ट रीजन में ट्रांसमिशन के लिए प्लस x डायरेक्शन में, b e raised to the power minus kx टर्म रिप्रेजेंट करती है फर्स्ट रीजन में पार्टिकल के रिफ्लेक्शन की, और रिफ्लेक्शन कौन सी डायरेक्शन में होता है, माइनस x डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पे हमारे पास में माइनस kx टर्म आ रही है। सेकेंड रीजन के लिए हम देखते हैं तो c e raised to the power iota beta x ये टर्म रिप्रेजेंट कर रही है पार्टिकल के सेकेंड रीजन में प्लस x डायरेक्शन में ट्रांसमिशन की, कि जो कण है वो प्लस x दिशा में सेकेंड रीजन में आगे पारगमित हो रहा है। और d e raised to the power minus iota beta x टर्म रिप्रेजेंट कर रही है सेकेंड रीजन में पार्टिकल के रिफ्लेक्शन को। सो as we are assuming here the case of E is greater than V naught, in that case हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि पार्टिकल का कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, और जब रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो ये वाले टर्म यही टर्म थी जिसके द्वारा हम शो कर रहे थे सेकेंड रीजन में पार्टिकल के रिफ्लेक्शन को, तो यहाँ पे d की वैल्यू 0 हो जाएगी। सो इस अजम्पशन को कंसीडर करने के बाद में इक्वेशन नंबर 25 और 26 को हम इक्वेशन नंबर 27 और 28 की फॉर्म में लिख सकते हैं, and that will be the psi 1x is equals to the a e raised to the power iota kx plus b e raised to the power minus iota kx, and psi 2 is equals to the c e raised to the power iota beta x। अब हमारे को यहाँ पे psi 1 और psi 2 की वैल्यू मिल गई है। अब हम इनके द्वारा बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हुए हम इन कॉन्स्टेंट्स a, b और c की वैल्यू को यहाँ इवेल्युएट करेंगे,
और बाउंड्री कंडीशन क्या कहती है, हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। बाउंड्री कंडीशन यह कहती है कि जहां पे दो रीजंस एक साथ मिलते हैं। अब क्योंकि हमारे इस प्रेजेंट केस में केवल दो रीजंस हैं, रीजन 1 और रीजन 2, सो x बराबर 0 पॉइंट पे ये दोनों रीजंस एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो इस पॉइंट पे हम बोलेंगे कि x बराबर 0 पे psi1 और psi2 की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, और साथ ही del psi1 ओवर del x और del psi2 ओवर del x भी एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। सो यूजिंग दिस बाउंड्री कंडीशन, first of all I am writing here psi1 at x is equals to the 0 should be equal to the psi2 at x is equals to the 0। तो देखिए जब हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 7 में ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, a प्लस बी 0 के इक्वल होगा और c that will also be equal to the 0। so a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, c के इक्वल। सिमिलरली सेकेंड बाउंड्री कंडीशन कहती है del psi1 over del x at x is equals to the 0 will be equal to the del psi2 over del x at x is equals to the 0। तो देखिए यहाँ पे हम psi1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, और साथ में हमने x की वैल्यू 0 रखनी है। तो फाइनल हमें एक्सप्रेशन मिलता है आयोटा के ए माइनस बी आयोटा के बराबर आयोटा बीटा इंटू सी। इसको हम रीअरेंज कर सकते हैं k इंटू ए माइनस बी दैट विल बी इक्वल टू दी बीटा इंटू दी सी। अब हमारा यहाँ पे टारगेट है कि हमारे पास में अभी प्रेजेंटली 3 कॉन्स्टेंट्स अवेलेबल है a, b और c। हमें यहाँ पे क्या करना है, किन्हीं भी दो कांस्टेंट्स को हमें तीसरी कांस्टेंट की टर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, अभी हमारे पास में 28a और 28b दो इक्वेशंस अवेलेबल है। एक बार हम इनको ऐड करेंगे और एक बार हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए जब हमने इक्वेशन नंबर 28a और 28b को ऐड किया तो हमारे पास में इक्वेशन क्या आएगी, a प्लस बी बराबर c, a माइनस बी बराबर बीटा c अपॉन k। ऐड किया तो हमें मिलता है a बराबर c अपॉन 2 इंटू दी k प्लस बीटा अपॉन k। फर्दर हमने यहाँ पे एक रेशो निकाल लिया, c अपॉन a की वैल्यू हमें मिल रही है 2k अपॉन k प्लस बीटा। ये तो हमें तब मिला जब हमने इनको एक बार ऐड किया, सेकेंड टाइम हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 28 टू दी 28b हमें सॉल्यूशन मिलता है b बराबर c अपॉन 2 इंटू k माइनस बीटा अपॉन k और इट विल बी इक्वल टू दी ट्वाइस ऑफ k a। अब हमने यहाँ पे क्या करा, जो c है उसकी वैल्यू यहाँ से पुट कर दी, तो c की जगह हमने क्या रखा 2k अपॉन k प्लस बीटा इंटू k माइनस बीटा अपॉन k। सिंप्लीफाई किया तो हमें b की वैल्यू मिलती है a इंटू दी k माइनस बीटा अपॉन k प्लस बीटा। अब यहाँ से अभी हम एक और रेशो निकाल सकते हैं b अपॉन a, क्या मिला k माइनस बीटा अपॉन k प्लस बीटा। अब हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी को, तो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी को हमने यहाँ एक फॉर्मूले से रिप्रेजेंट किया है एंड दैट इज इक्वल्स टू द h क्रॉस अपॉन 2 आयोटा m psi1 कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट del psi1 ओवर del x माइनस psi1 del psi1 कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ओवर del x। अब क्योंकि हमें यहाँ फर्स्ट रीजन की बात करनी है तो हमने यहाँ पे psi1 के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को रखा, उसका डेरिवेटिव रखा, psi1 रखा और psi1 के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का डेरिवेटिव हमने रखा। जब हमने इनके क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन किया और कैंसिल होने वाले टर्म को कैंसिल किया तो हमारे पास में j के लिए एक फाइनल एक्सप्रेशन हमें मिलता है एंड दैट इज इक्वल्स टू दी h क्रॉस अपॉन 2 आयोटा m मल्टीप्लाइड बाय ट्वाइस ऑफ a means 2a into a complex conjugate minus 2b into b complex conjugate multiplied by iota k। अब हम जानते हैं कि a multiplied by the complex conjugate of a is equals to the mod of a square। so iota से iota cancel हो जाएगा, हमें एक simplified solution मिलेगा and that will be in the form of h cross k upon m mod of a square minus mod of b square। h क्रॉस k पार्टिकल का मोमेंटम है एंड इट विल बी इक्वल टू दी p अपॉन m मॉड ऑफ a स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ b स्क्वायर। अब क्योंकि हमने ये फर्स्ट रीजन के लिए डिस्कस किया है तो फर्स्ट रीजन के लिए क्या कंडीशन थी हमारी, x was लेस देन 0। अब इसी प्रकार से हम इसे सेकेंड रीजन के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं।
सेकेंड रीजन के लिए हमारा प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होगा h क्रॉस अपॉन 2 आयोटा m psi2 कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट del psi2 ओवर del x माइनस psi2 del psi2 ओवर del x का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। सो हमारा psi2 की वैल्यू थी c e रेज टू द पावर आयोटा बीटा x। हमने यहाँ पे जब उनकी वैल्यू को पुट किया तो हमें एक रिलेशन मिलता है h क्रॉस अपॉन 2 आयोटा m multiplied by the c into the c complex conjugate plus c into the c complex conjugate multiplied by iota beta. On simplifying this equation, j will be equal to the h cross beta upon m mod of c square or p prime upon m mod of c square. अब हमें यहाँ पे हमारा मेन ऑब्जेक्ट है E is greater than V नॉट केस के लिए हमें यहाँ रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट के लिए हमें एक एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर वी आर कैलकुलेटिंग रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, परावर्तन गुणांक को हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। देखिए परावर्तन गुणांक यानी कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट को हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं और ये एक रेशो होता है और रेशो किस किस का होता है, रिफ्लेक्टेड करंट डेंसिटी डिवाइडेड बाय द इंसिडेंट करंट डेंसिटी। अब देखिए थर्ड रीजन में तो हमारा ट्रांसमिशन ही हो रहा है और हमने यहाँ फर्स्ट रीजन में देखा था तो हमारे पास में दो टर्म आई थी ए और बी की टर्म में, और मैंने आपको बताया था कि ए टर्म क्या शो करती है फर्स्ट रीजन में पार्टिकल के ट्रांसमिशन को और बी टर्म रिप्रेजेंट करती है फर्स्ट रीजन में पार्टिकल के रिफ्लेक्शन को। ठीक है, तो हम यहाँ से इसके द्वारा हम रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट निकालेंगे तो रिफ्लेक्टेड प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ से ये वाली होगी P अपॉन m इंटू मॉड ऑफ बी स्क्वायर और इंसिडेंट करंट डेंसिटी, इंसिडेंट मतलब पार्टिकल फर्स्ट रीजन से ही तो आएगा, उस केस में इंसिडेंट करंट डेंसिटी होगी P अपॉन m मॉड ऑफ ए स्क्वायर। तो देखिए P से P कैंसिल हो जाएगा जब हम बात कर रहे हैं J रिफ्लेक्टेड अपॉन J इंसिडेंट की, तो क्या होगा P अपॉन m मॉड ऑफ B स्क्वायर डिवाइडेड बाय P अपॉन m मॉड ऑफ A स्क्वायर। तो क्या बचेगा, सिंपल मॉड ऑफ B स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ A स्क्वायर। अब हमारे पास में देखिए अभी हमने ऊपर B अपॉन A की वैल्यू फाइंड आउट की थी इस रिलेशन में। ठीक है, अब क्योंकि हमारे B अपॉन A में कोई भी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी नहीं है और हमारा फॉर्मूला क्या आ रहा है J R के लिए मॉड ऑफ B अपॉन मॉड ऑफ A का स्क्वायर, यानी सिंपली हम इसका स्क्वायर करेंगे तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू हमारी होगी B की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी तो हमारे पास में रिलेशन आएगा K माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन K प्लस बीटा स्क्वायर। यहाँ पे हम K और बीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे जब K और बीटा की वैल्यू पुट की और सॉल्व किया तो R के लिए हमें एक एक्सप्रेशन मिलता है एंड दैट इज द 1 माइनस अंडर रूट ऑफ द 1 माइनस V नॉट अपॉन E स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस अंडर रूट ऑफ द 1 माइनस V नॉट अपॉन E का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पे इस रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट को पार्टिकल की एनर्जी के रिस्पेक्ट में साथ ही बीटा अपॉन के रेशियो में भी हम इसको यहाँ प्लॉट कर सकते हैं। अब देखिए जब हम ये कह रहे हैं कि पार्टिकल की एनर्जी, हम एक्सट्रीम केस लेके कंसीडर कर रहे हैं कि जब पार्टिकल की एनर्जी E V नॉट के इक्वल होगी तो उस केस में क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 0, यानी R की वैल्यू 1 होगी। तो हम यहाँ से ये कंक्लूड करते हैं कि जब कोई इंसिडेंट पार्टिकल जो कि फर्स्ट रीजन में आ रहा है उसके टोटल एनर्जी E V नॉट के इक्वल होती है तो उस केस में रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट मींस परावर्तन गुणांक का मान 1 के बराबर होता है। बट जैसे जैसे हम E की वैल्यू में इंक्रीमेंट करते हैं, यानी कि जो पार्टिकल इंसिडेंट हो रहा है यदि उसकी एनर्जी की वैल्यू E में इंक्रीमेंट होता है तो वैसे वैसे R की वैल्यू में डिक्रीमेंट हमें देखने को मिलता है। सो आप यहाँ पे इस फिगर में देख सकते हैं हमने रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का E अपॉन V नॉट के साथ में ग्राफ प्लॉट किया है जिसमें हमने कुछ पैरामीटर्स लिए हैं जैसे 0 1 2 3 दैट इज रिप्रेजेंटिंग द वैल्यू ऑफ द E अपॉन V नॉट और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। अभी हमने यह बताया कि जब पार्टिकल की एनर्जी E V नॉट के इक्वल है यानी कि E अपॉन V नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, जब इसकी वैल्यू 1 हो जाती है तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू क्या मिलती है हमें 1 के बराबर मिलती है। बट जैसे जैसे पार्टिकल की एनर्जी E में इंक्रीमेंट होता जाता है
वैसे वैसे r की वैल्यू में हमें डिक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। So this graph is showing the plot of the reflection coefficient with respect to the energy of the particle. So हम यहाँ से यह कह सकते हैं कि जब पार्टिकल की एनर्जी E V0 से ज्यादा होती है उस केस में भी देखिए हम यहाँ देख रहे हैं ना, E की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जा रही है तो उस केस में भी पार्टिकल के रिफ्लेक्ट होने की कुछ ना कुछ पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी होती है। ये हमने क्वांटम मैकेनिकली जब इस प्रॉब्लम को ट्रीट किया तब हमने कंक्लूड किया है, बट क्लासिकल मैकेनिक्स के द्वारा हम ये रिजल्ट फाइंड नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे इनके प्लॉट को हमने यहाँ प्लॉट किया है। सिमिलरली इस ग्राफ में देख सकते हैं हमने R का प्लॉट देखा है बीटा अपॉन K के साथ में। सो इस प्रकार से अभी हमने बात की है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की। नाउ we can conclude this case as we know E is greater than V0. In that case also electrons are reflected in the first region. So this is the main outcome when this problem was treated quantum mechanically. Now we will proceed to the calculate transmission coefficient. आगे हम पारगमन गुणांक यहाँ निकालेंगे। देखिए पारगमन गुणांक यानी ट्रांसमिशन कोफिशिएंट को हम कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला दिया जाता है J ट्रांसमिटेड अपॉन J इंसिडेंट, मींस ट्रांसमिटेड प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी डिवाइडेड बाय इंसिडेंट प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। अब देखिए ट्रांसमिशन कौन से रीजन में होता है, सेकेंड रीजन में, और सेकेंड रीजन के लिए हमें J की वैल्यू मिली थी, यहां से J की वैल्यू मिली है P प्राइम एम अपॉन मॉड ऑफ C स्क्वायर, और जब हम बात कर रहे हैं इंसिडेंट प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी की तो उसकी वैल्यू है P अपॉन एम मॉड ऑफ A स्क्वायर। तो जब हमें ट्रांसमिशन कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है तो उन दोनों का रेशो देखेंगे। तो J ट्रांसमिटेड की वैल्यू है P प्राइम अपॉन एम मॉड ऑफ C स्क्वायर और J इंसिडेंट की वैल्यू थी P अपॉन एम मॉड ऑफ A स्क्वायर। तो यहाँ से हमने सॉल्व किया तो T की वैल्यू मिलती है P प्राइम अपॉन P मॉड ऑफ C स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ A स्क्वायर। यहाँ पे जब हमने P प्राइम और P की वैल्यू रखी तो क्या मिलता है H क्रॉस बीटा अपॉन H क्रॉस K इंटू मॉड ऑफ C स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ A स्क्वायर। ऑन सॉल्विंग एंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ द C अपॉन A we will get an expression for T and it will be equal to the beta upon K for K square upon K plus beta square. So T will be equal to the 4K beta upon K plus beta का whole square. जब हम इस रिलेशन में K और बीटा की वैल्यू पुट करते हैं तो हमें T के लिए एक फाइनल एक्सप्रेशन हमें मिलता है and that is equal to the 4 under root of 1 minus V0 upon E divided by 1 plus under root of the 1 minus V0 upon E का whole square. तो यहाँ से जब हम R, अभी हमने ऊपर R कैलकुलेट किया है एंड दिस इज द T, जब हम यहाँ से R और T दोनों को ऐड करते हैं तो देखिए हमें यहाँ पे जब इनकी वैल्यू पुट की है K बीटा के टर्म वाली तो हमें इसकी वैल्यू 1 मिलती है। तो हमने यहाँ ये देखा कि जब हम ये कह रहे हैं पार्टिकल की एनर्जी V0 से ज्यादा है, इट मीन्स T इज ग्रेटर देन V0 है, तो उस केस में R प्लस T की वैल्यू हमें 1 के इक्वल मिल रही है। इसका मीनिंग यह है कि जब भी कोई पार्टिकल पोटेंशियल स्टैप के फील्ड में इंटरेक्ट करता है तो उसके पार्शियल ट्रांसमिट होने की और पार्शियल रिफ्लेक्ट होने के चांसेस होते हैं। सो इस प्रकार से अभी हमने यहाँ पे T के लिए बात करी है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जब पार्टिकल की एनर्जी V0 से ज्यादा है तो उस केस में T0 की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। सो वी कैन से व्हेन E इज ग्रेटर देन V0 there will be a partly reflection and partly transmission but total probability current density will remain conserved. सो अब हमने आगे यहाँ पे T के लिए, जैसे अभी हमने R के लिए ग्राफ प्लॉट किया था उसी प्रकार से हमने T का E अपॉन V0 और T का बीटा और K के साथ में ग्राफ प्लॉट किया है। तो देखिए जब हमने बोला कि E अपॉन V0, यहाँ से आप इस इक्वेशन में देख सकते हैं ये हमारा T है। जब हम यहाँ पे V
और ई नॉट इनको एक दूसरे के इक्वल रखते हैं, तो उस केस में देखिए हमारे को यहाँ पे कंक्लूड मिलेगा 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। सो जब हम यहाँ पे e बराबर वी नॉट के केस को अज्यूम करते हैं तो उस केस में हमें t की वैल्यू 0 के इक्वल मिलती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जब हमने e अपॉन वी नॉट की वैल्यू को 1 के इक्वल लिया है तो हमें t की वैल्यू 0 के इक्वल मिल रही है। बट एज वेल एज वी आर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ द e अपॉन वी नॉट, तो उस केस में ट्रांसमिशन की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जा रही है। सिमिलरली दिस पैटर्न कुड बी सीन व्हेन वी प्लॉट द ग्राफ बिटवीन ट्रांसमिशन कोफिशिएंट वर्सेस बीटा अपॉन के। तो इस प्रकार से हमने क्वांटम मैकेनिकली पोटेंशियल स्टेप को जब हमने स्टडी किया तो हमने यह कंक्लूड किया कि जब पार्टिकल की एनर्जी v नॉट से कम होती है तो उस केस में भी पार्टिकल के सेकेंड रीजन में ट्रांसमिट होने की कुछ पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी होगी, और जब पार्टिकल की एनर्जी v नॉट से ज्यादा होती है तो उस केस में भी पार्टिकल के सेकेंड रीजन में ट्रांसमिट होने के साथ साथ फर्स्ट रीजन में रिफ्लेक्ट होने की भी कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करती है, बट टोटल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी यहाँ पे कंजर्व रहती है। थैंक यू सो मच।